एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th की जो हमारी फर्स्ट बुक है उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा था कि जो न्यूमेरिकल्स है वो हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, तो एकदम बेसिक से जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सारी चैप्टर्स कवर करेंगे फर्स्ट बुक के। अगर आपको सेकंड बुक के भी न्यूमेरिकल्स चाहिए हैं, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है और उसके न्यूमेरिकल्स बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, पर वहां पे ना न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो अगर आपको सेकंड बुक के भी न्यूमेरिकल्स चाहिए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर वाइज ही हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है और बहुत आसान सा आपका क्वेश्चन आ गया है, एक एमसीक्यू। एन ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम का जो चार्ज है उसके पास पहले से ही है और फिर वो क्या कर रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले रहा है, तो अब उस पर नेट चार्ज कितना आएगा। ठीक है, अब देखो 1 कूलम का चार्ज है तो यहाँ पे यानी कि पॉजिटिव चार्ज उस पे था, उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया, विच मीन्स उस पे और कितना चार्ज आ गया, -Ne का, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 × 10⁻18। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19, है ना। ये जो माइनस साइन है ये क्यों आया, समझ गए ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं। कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है तो नेगेटिव चार्ज ही तो उस पे आता है। जैसे क्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो उस पे नेगेटिव चार्ज ही तो आएगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आया है। ठीक है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज करे होते तो उस पे क्या आता, पॉजिटिव चार्ज आता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये दिस विल बी -8 × 10⁻−1, है ना। तो ये कितना आ गया, -0.8 कूलम। तो बेसिकली इतना तो उस पे ऑलरेडी था और उस पे इतना चार्ज आ गया नेगेटिव का, तो हमसे नेट चार्ज पूछा गया था ना, कितना हो जाएगा, 1 - 0.8 कूलम यानी कि 0.2 कूलम। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज होगा, नेट चार्ज इस पे अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो विच मीन्स करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी डी। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In an experiment, 3 microscopic latex spheres are spread into a chamber and became charged with charges +3e, +5e and -3e। ठीक है, all the 3 spheres came in contact। ठीक है, उसके बाद सेपरेट उनको कर दिया गया। Which one of the following are possible values for the final charge on the sphere? देखो 3 स्फेयर हैं, पहले इनको आसपास लेके आया गया। ठीक है, तो क्या होगा, चार्ज का कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, फिर इन्होंने कहा उनको हटा दिया गया, अलग अलग सेपरेट इनको कर दिया गया। तो हमारे पास कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज क्या कहता है, जो नेट चार्ज पहले था उतना ही तो बाद में भी नेट चार्ज होना चाहिए ना। यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, देखो सबको ऐड कर दो, ये कट जाएंगे, तो नेट चार्ज है +5e का। ठीक है, बिफोर इनको कांटेक्ट में लाया गया, अब जब कांटेक्ट से इनको हटा दिया गया है तभी भी तो इनके पास नेट चार्ज इतना ही होना चाहिए, है ना। तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या करेक्ट है। यहाँ पे नेट चार्ज कितना हो जाएगा, इट विल बी 10 - 4 6e, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं 12 - 7। ठीक है, ये हमारा हो सकता है आंसर। इधर पे देखो हमें पता है Q = +-Ne, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा है। यहाँ पे जो नेट चार्ज होता है, जो हम चार्ज की बात कर रहे हैं, वो हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए फंडामेंटल चार्ज का, यानी कि कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती है, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती है। तो ये तो वैसे ही गलत आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो तो कितना हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 12 - 8 4, तो ये भी गलत है ना। तो जब हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज से कैलकुलेशन करी तो हमें पता चला कि +5e नेट टोटल चार्ज तो सिर्फ यहीं पे आ रहा है, सो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 4 पॉइंट चार्जेस Q Q Q Q। ठीक है, 2 कैपिटल Q है, 2 स्मॉल Q है। दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है तो विच मीन्स ये A है तो ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q, कैपिटल Q। तो दोनों में से कोई भी ले लो, मान लो ये वाला ले लेते हैं। तो अब देखो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ रखा है ना। हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं तो उस केस में जब हम ये वाले चार्ज को देख रहे हैं तो इस पे 3 फोर्स लग रहे होंगे ना, एक जो ये इस पे लगा रहा है, एक जो ये इस पे लगा रहा है, एक जो ये इस पे लगा रहा है। सो टोटल इस पे 3 फोर्स लग रहे होंगे, वो तीनों हमको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी हमें रिजल्टेंट फोर्स पता चलेगा। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, तो हमने कहा
k इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी पता है, ठीक है। तो इसको मान लो F1 में ले लेती हूँ, ठीक है। फिर जो F2 है वो कितना है, मान लो इस स्मॉल q से हम देखते हैं कि ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये भी सेम होगा। k क्या है, कूलम्स कांस्टेंट 1/4πε0, ठीक है, इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस, यहाँ पे भी यही है। तो विच मीन्स ये दोनों वैल्यूज जो है एग्जैक्टली सेम है, तो इसको हम F ले लेते हैं, मान लो। अब देखो हमें डायरेक्शन भी तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर ये Q है, ये Q है, तो यहाँ पे तो साइन गिवन नहीं है, तो हम पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे कि इस पे भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है। तो फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्शन का लगेगा ऑब्वियसली, है ना। तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ को होगी, तो ये हमने F1 लिया था, तो F1 की डायरेक्शन यहाँ को है। ये भी क्या करेंगे, रिपेल, तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ को होगी, इस साइड को। अब ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो जब आप यहाँ पे नेट फोर्स निकालोगे, F डैश मान लो, इसको मैं ले लेती हूँ, ठीक है। तो इसको भी चलो F नहीं मानते हैं, ये जो भी वैल्यूज हैं उनको एज इट इज पुट करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और यहाँ पे cos थीटा आता है, थीटा कितना है 90 डिग्री, cos 90 कितना हो गया 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, ठीक है। तो विच मीन्स F डैश कितना आ गया, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जरा इनका स्क्वायर करके आप पुट कर दो, जब आप इसको पुट करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी k स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आपको पता है कितना हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली ट्वाइस ऑफ दिस, है ना, इनको आपने ऐड कर दिया, सो ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको तो F डैश चाहिए, तो वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2, एंड ये वैल्यू एज इट इज बाहर आ जाएगी, क्योंकि इसका अंडर रूट होगा, है ना, जो कि कितना हो जाएगा, k इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो F डैश ये निकल गया, ये क्या है, रिजल्टेंट है सिर्फ F1 और F2 का। अभी हमने इस वाले फोर्स की तो बात ही नहीं करी है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इसका रिजल्टेंट निकाल लिया है F1 और F2 का। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये डायरेक्शन होती है, इतना वेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो F डैश की डायरेक्शन ये है, और F डैश का मैग्नीट्यूड क्या है, वैल्यू क्या है, वो भी हमें पता चल गई है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, तो हमने कहा ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, तो सबसे पहले मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये क्या है, डायगोनल, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये 90 डिग्री होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, यानी कि कितना आ गया, अंडर रूट 2a स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2a। तो ये डिस्टेंस कितना आया है, अंडर रूट 2a आया है, ठीक है। अब ये दोनों भी तो सेम चार्जेस हैं, लाइक है, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, रिपेल करेंगे तो फोर्स यहाँ पे भी रिपल्सिव लगेगा। तो मान लो ये F3 फोर्स है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी, इस साइड, ठीक है। और F3 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सो K इंटू कैपिटल Q, तो Q स्क्वायर हो गया, है ना, अपॉन डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट 2a, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमने कहा F3 और ये जो F डैश है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्टली ऐड अप कर देंगे ना। नेट फोर्स या हम कहें जो टोटल फोर्स अब लग रहा है वो कितना हो जाएगा, F डैश प्लस F3, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो आप यहाँ पे कर दो इसको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, प्लस k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन भी ले सकते हो, जैसे अगर आपने एलसीएम ले लिया 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर k और कैपिटल Q कॉमन भी आप ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव इट टिल हियर ओनली, ठीक है। समझ में आया ना न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करा, बेसिक जो वेक्टर का आइडिया है वो आपको होना चाहिए, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q ईच, ठीक है, तो हमारे पास 2 आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ये भी Q और ये भी Q, आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर, ठीक है, 2 मीटर अपार्ट रखे गए हैं। अ थर्ड पॉइंट चार्ज कैपिटल Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium. Find the position and nature of Q, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बीच पे कहीं पे आपने कैपिटल Q रख दिया, इसका नेचर भी आपको नहीं पता है, पर आपको ये जरूर पता है कि ये जो स्मॉल q चार्जेस हैं ये आइडेंटिकल है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, तो इजीली हम इसका नेचर भी निकाल लेंगे। अब सबसे पहली बात क्या गिवन है कि जब आप इस कैपिटल Q को रख रहे हो तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह रहा है। जब भी क्वेश्चन में ऐसे आपको गिवन रहे तो विच मींस इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है
और इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है ना वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो मान लो ये डिस्टेंस को हम x ले लेते हैं और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा 2 है, ये x है, तो ये 2 माइनस x हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो इक्विलिब्रियम में गिवन है तो F1 और F2 इक्वल होंगे। F1 क्या है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, F2 क्या है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, K इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितना है x, तो x का स्क्वायर इक्वल्स टू K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस कितना है 2 माइनस x, तो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो ये सब तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अंडर रूट ले लो, ये क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स, 2 इक्वल्स टू 2x आ गया, तो x कितना आ गया यहाँ पे से 1, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, तो x आ गया 1 मीटर, यानी कि ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, यानी कि आप इनके मिड पॉइंट पे रख दोगे इस कैपिटल Q चार्ज को। अब इसका नेचर क्या है, तो देखो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पे फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्शन का। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में भी क्या हो रहा है, रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, यहाँ भी रिपल्शन का फोर्स लग रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में तो रह ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑपोजिट नेचर का चार्ज रखना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों के बीच में फोर्स जो लगेगा वो अट्रैक्शन का लगेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का लगेगा, तभी तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है उसकी कंडीशन मेंटेन हो पाएगी। तो हमने पोजीशन तो निकाल ली कि हमें मिड पॉइंट पे रखना है, या फिर आप कह दो दोनों से 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे रखना है मिड पॉइंट पे, या फिर ठीक है ये तो हमने कर दिया, और हमें नेचर भी निकालना है, तो नेचर हमने कह दिया होना चाहिए ऑपोजिट। अब यहाँ पे गिवन तो था नहीं ना कि ये पॉजिटिव ही है या क्या है, आइडेंटिकल गिवन था बस, तो आप ऑपोजिट नेचर लिख दो, अगर ये पॉजिटिव होंगे तो ये नेगेटिव होना चाहिए, अगर ये नेगेटिव होंगे तो ये पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला भी, टू पॉजिटिव चार्जेस 4e एंड e आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ l, ठीक है, तो ये 4e है, ये e है, और ये l डिस्टेंस पे सेपरेटेड है या सिचुएटेड है फ्रॉम ईच अदर, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो अगेन आप यहां पे रख दो कैपिटल Q या स्मॉल q, कुछ भी आप ले सकते हो। तो इस वाले से x डिस्टेंस पे है, तो इस वाले से l माइनस x डिस्टेंस पे होगा यही वाला चार्ज। ऑब्वियसली सेम चीज आपको करनी है कि दोनों हमारे जो फोर्सेस हैं वो इक्वल होंगे, तभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो k इंटू 4e इंटू q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू k इंटू क्यू इंटू ई अपॉन l माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये आ गया 4 बाय एक्स स्क्वायर, जिसको मैं 2 बाय एक्स का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और इसको मैं 1 अपॉन l माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो अंडर रूट ले लो दोनों साइड, कितना आ गया 2 बाय एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन l माइनस एक्स, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2l माइनस 2x इक्वल्स टू x, 2l इक्वल्स टू 3x आ गया, तो l कितना आ गया 3, अच्छा l नहीं चाहिए हमको, हमें x चाहिए ना, तो x आ गया 2l बाय 3। अब हमको l तो पता था नहीं, l तो गिवन है ही नहीं, है ना, तो बेसिकली आप बस यहीं पे छोड़ दोगे कि हमारे पास जो कैपिटल Q चार्ज है वो 4e चार्ज से इतने डिस्टेंस पे सिचुएट होना चाहिए, तो E चार्ज से कितने डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा, l माइनस 2l बाय 3, यानी कि कितना आ जाएगा ये l बाय 3, ठीक है। इतना यूनिट्स आप लिख दो, क्योंकि ये मीटर में है या सेंटीमीटर ये तो हमको गिवन है नहीं, तो आप सिंपली यूनिट्स लिख दोगे कि इतना डिस्टेंस पे 4e से सिचुएटेड होना चाहिए, इतना डिस्टेंस पे E से सिचुएटेड होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ, ठीक है, तो हमें लेंथ गिवन है, तो यहाँ पे डायपोल है ना, सो 2l हमको बेसिकली यहाँ पे गिवन रहेगा, 2 सेंटीमीटर है तो इसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सो थीटा हमें 60 डिग्री का गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें गिवन है इतना है, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, तो टाउ भी हमें यहाँ पे गिवन है, हमें क्या निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी। सो टाउ क्या होता है सभी को पता है, PE साइन थीटा, और P क्या होता है Q इंटू 2l, ठीक है, तो जो भी वैल्यूज गिवन है उनको पुट कर दो, टाउ कितना हो गया 8√3 इक्वल्स टू Q इंटू
2L हमको गिवन है, 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू E भी हमको यहाँ पे गिवन है, और sin 60 आ गया। sin 60 कितना होता है, √3/2, तो पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Q कितना आ जाएगा, √3 से √3 भी तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा 8 अपॉन, ये हो जाएगा 10⁻3 है ना, तो ये कितना आ गया 8 इंटू 10⁻³ कूलम। दिस शुड बी आवर आंसर, ठीक है। अब हमें और क्या निकालना है, सेकंड वाले पार्ट में हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है -PE cos थीटा, ठीक है। तो -P Q इंटू 2L, तो Q हमें पता चल गया ना, Q ये है, इंटू 2L भी हमको पता है, इंटू E भी हमको पता है। cos 60 कितना होता है, तो cos 60 इज 1/2, तो देखो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास -8 इंटू 10⁻⁻5, और -5 + 5 10⁻0 हो जाएगा, एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, तो ये आ गया हमारे पास -8 जूल, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है तो यूनिट हो जाएगी जूल। यूनिट्स मेंशन करना बहुत जरूरी है, गलती से भी भूल मत जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस न्यूटन पर कूलम इज पासिंग थ्रू एन एरिया ऑफ इतना, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है ना दोनों के बीच में, सो डॉट प्रोडक्ट आप कर दो, 5i कैप प्लस 10j कैप, और यहाँ पे है 0.4j कैप, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो सिर्फ ये ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे, है ना, क्योंकि बाकी इसका i कैप j कैप सब 0 है, तो यहाँ पे आ गया 10 इंटू 0.4, तो ये कितना आ गया 4, और इसकी यूनिट क्या होती है, तो हमने अभी देखा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है F/Q, कभी भी यूनिट याद नहीं आ रही है तो जो भी फॉर्मूलाज है वो लिख दो, खुद निकाल लो, तो इन होता है न्यूटन पर कूलम, इसके साथ एरिया आई है जो कि मीटर स्क्वायर होती है, तो यूनिट कितनी आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो यूनिट एज सच आपको रटने की जरूरत है नहीं, फॉर्मूला अगर आपको पता है आप खुद से वहां पे यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है। चलो सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है यहाँ पे। तो पहला तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज 3 है, देखो 3 माइक्रोफैराड, इनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, 20 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज है, हमें चार्ज निकालना है इस पे, तो सिंपल है ना, देखो ये सीरीज में है, सो टोटल कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं 1/c करके, तो 1/6 + 1/6 + 1/3, एलसीएम ले लो, कितना आ गया 6, 1 + 1 + 2, 2 3 4 है ना, तो 4/6 यानी कि ये आ गया 2/3, तो c कितना आ गया मेरे पास 3/2 माइक्रोफैराड। हमें V भी गिवन है, कितना है 20 वोल्ट, Q इक्वल्स टू क्या होता है CV, तो लिख दो ना यहाँ पे, C कितना है ये और V कितना है ये, तो ये आ गया 30, और यहाँ पे माइक्रोफैराड है ना, तो ये हो जाएगा माइक्रो कूलम। नॉर्मली अगर पूछा गया है कूलम में तो आपको पता है इसको आपको चेंज करना पड़ेगा फैराड में, कैसे करोगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करा के, ठीक है। फिलहाल हमें कूलम में ही गिवन था तो हमारा आंसर आ गया 30 माइक्रो कूलम, ठीक है। चलो, you are given 3 capacitors, 2 microfarad, 3 microfarad and 4 microfarad respectively, form a combination of all these capacitors of equivalent capacitance 13/3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास 10th में करे हैं रजिस्टर में, यहाँ पे बस कैपेसिटर में करना है, ठीक है। तो आपको पता है जब भी आप सीरीज में जोड़ते हो तो यहाँ पे 1/, वाला फॉर्मूला लग जाता है, पैरेलल में जोड़ते हो तो ऐड कर देते हैं डायरेक्टली हम, ठीक है, C1 C2 जो भी है उन सबको ऐड कर देते हैं, ये हमको पता है। तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर हमको गिवन है, तो आखिरकार इनको कैसे जोड़ें कि टोटल हमारे पास ये आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे, कभी हम 2 और 3 को सीरीज में जोड़ देंगे, है ना, तो नेट कितना आएगा 1/2 + 1/3, तो 6 आ गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1/c ना, तो ये हो जाएगा 6/5। फिर इसको हम इसको हम फिर पैरेलल में जोड़ देंगे, किसके साथ, हमारे कौन सा वाला बचा 4 के साथ, है ना, तो देख लो क्या ये आंसर आ रहा है, तो ये 20 + 6 हो जाएगा 26/5, नहीं आ रहा है हमको, तो 13/3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करेंगे। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, 2 और जो 4 है इनको सीरीज में जोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से इनको हमने सीरीज में जोड़ दिया और एक को हमने पैरेलल में ले लिया है, इस तरीके से, समझे। तो यहाँ पे मैंने 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड ले लिया और पैरेलल में मैंने ये जोड़ दिया, तो वो दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है 1/c, तो 1/2 + 1/4, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, है ना, तो C आ गया 4/3 माइक्रोफैराड बेसिकली, है ना। इसको मैंने इसके साथ क्या करा है, पैरेलल में जोड़ा है। पैरेलल में हम क्या करते हैं, टोटल जो हम कैपेसिटेंस निकालते हैं
हम इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, तो आ गया 4/3 + 3, तो कितना आ गया 9, 10, 11, 12, 13, तो आ गया ना। तो यानी कि आपको क्या करना है, 2 और 4 को सीरीज में जोड़ना है और आपको पैरेलल में इसके कॉम्बिनेशन के साथ 3 माइक्रोफैराड को जोड़ देना है, तो आपको मिल जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना। ठीक है, जो हम रेजिस्टर्स में करते थे ना क्लास 10th में, सेम वही चीज आपको करनी है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बैठा के आपको देखना है। ठीक है, चलो व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम आपको पता है पैरेलल में आएगा, है ना, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम तीनों को जोड़ दो पैरेलल में, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 माइक्रोफैराड आ जाएगा। और मिनिमम कब आएगा, जब तीनों को आपस में हम सीरीज में जोड़ देंगे, तो 1/c = 1/2 + 1/3 + 1/4। ठीक है, तो ये कितना आ गया 12 आएगा यहाँ पे, सो 6 + 4 + 3, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो c कितना आ गया 12/13 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है और ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:2 so that the energy stored in the two cases becomes the same। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, C1/C2, ये जो रेशियो है ये हमको 1/2 गिवन है। ठीक है, तो जो गिवन है हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ो, हमें पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालना है, यानी कि आपको V1/V2 ये निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि आपको पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या टोटल कैपेसिटेंस होगी वो देखनी पड़ेगी पहले। ठीक है, कैसे देखेंगे, तो यहां पे से देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, C2 = 2C1 आ जाएगा ना। तो C1 पहला वाला है और दूसरा वाला जो C2 है वो ट्वाइस ऑफ C1 है, ये चीज हमको पता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सीरीज में अगर मैं इनको जोड़ रही हूं, टोटल कैपेसिटेंस कितनी आएगी, आप कहोगे 1/c कर दो, 1/C1 + 1/C2। अब देखो C2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C1 मुझे पता चल गई है ना, कितनी है 2C1, तो मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, सो 2C1 LCM आ गया, यहाँ पे 2 + 1 आ जाएगा यानी कि 3। ठीक है, तो C कितना आ गया, C कितना आ गया 2C1/3। ठीक है, ये एक चीज हमको यहाँ पे मिल गई। उसके बाद देखो पैरेलल का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि सीरीज एंड पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन लिखे हैं, पैरेलल में तो डायरेक्टली एड अप करना है ना। तो C = C1 + C2 होगा, तो C1 + ट्वाइस ऑफ C1 हो गया, तो ये कितना आ गया 3C1। ठीक है, तो C आ गया हमारा 3C1। ये है सीरीज का तो इसको CS लिख देती हूँ, ये है पैरेलल का तो इसको CP लिख देती हूँ। ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ो, क्या गिवन है, सो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द टू केसेस कौन से हैं, सीरीज वाला और पैरेलल वाला, क्या हो जा रहे हैं सेम। एनर्जी का फॉर्मूला सबने पढ़ा है ना, क्या होता है 1/2 CV², और भी फॉर्मूलाज होते हैं, पर यहाँ पे मुझे कैपेसिटेंस और वोल्टेज का तो रेशियो ही निकालना है, तो मुझे C और V चाहिए ना, तो मैं यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि चार्ज के बारे में तो यहाँ बात ही नहीं हुई है। ठीक है, तो ये होती है हमारी एनर्जी। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो एनर्जी है सीरीज के केस में और पैरेलल के केस में वो आपस में इक्वल हो जानी चाहिए, यानी कि 1/2 CV² = 1/2 CV², यानी कि सीरीज पैरेलल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड। ठीक है, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें V1/V2 नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है VP/VS, क्योंकि लिखा है ना अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको पैरेलल और सीरीज में निकालना है, तो यानी कि VP/VS ये मुझसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले 1/2 से 1/2 तो ये पहले ही कट जाएगा। CS मुझे पता है ना, तो CS की वैल्यू है 2/3 C1 × VS² = CP कितना है, तो ये आ गया 3C1 × VP²। ठीक है, तो C1 से C1 कट गया, हमें चाहिए VP/VS ना, तो VP/VS तो इसको नीचे भेज दो और इसको यहां मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 2/9 = VP²/VS², जिसको मैं क्या लिख सकती हूं, जिसको मैं VP/VS का होल स्क्वायर लिख सकती हूं, पर मुझे चाहिए क्या, सिर्फ VP/VS, तो इधर पे अंडर रूट कर दो,
ये आ जाएगा √2, √9 होता है 3, तो ये आ गया हमारा रेशियो। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो हमें V1/V2 नहीं निकालना था, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालना है जो कि पैरेलल और सीरीज में हम लगाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें VP/VS यहाँ पे निकालना था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और बार मैं इसको बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी। ये चीज हमें गिवन थी, ठीक है। तो मैंने C2 को C1 के टर्म्स में ही लिख दिया क्योंकि मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। अगर मैं दोनों को ही C1 के टर्म्स में लिख दे रही हूँ, काम हो गया ना आसान। तो इसीलिए यही चीज हम सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। एक को दूसरे के टर्म्स में लिख दो। इवन जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले क्वेश्चंस करेंगे रे ऑप्टिक्स में, वहां पे भी हम ये सेम चीज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ओके, ये हमको मिल गया। तो हमने सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी वो निकाल दी, फॉर्मूला तो हमको पता है। पैरेलल में कितनी होगी वो भी हमने निकाल दी। हमें जो चीज गिवन है वो ये है कि एनर्जी सेम है, तो हमने कहा एनर्जी सेम है तो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब C1 C2 हमने जब यहाँ पे पुट करे तो हमें सीरीज और पैरेलल वाले तो मिल गए थे, तो सीरीज और पैरेलल में जो टोटल कैपेसिटेंस होगी वो हमने यहाँ पे एज इट इज पुट कर दी, तो हमें VP और VS का रेशियो मिल गया, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको खुद भी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज अ थिकनेस 3D/4, ठीक है। बेसिकली क्या गिवन है कि हमारे पास जैसे ये है, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसकी एरिया अगर A है तो एक किसी स्लैब की मैं बात कर रही हूं, ठीक है। एक किसी स्लैब की मैं बात कर रही हूं। इस स्लैब की एरिया भी A ही है, पर यहां पे इसकी थिकनेस कितनी होगी 3D/4, यानी कि अगर ये D है तो ये क्या होगा 3D/4 होगा। समझ में आया, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस विद डाइइलेक्ट्रिक इनसाइड टू इट्स कैपेसिटेंस विदाउट डाइइलेक्ट्रिक। अब सबसे पहले आपको पता है अगर मैं विदाउट डाइइलेक्ट्रिक की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है A/0/D, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, अब इस स्लैब को अंदर डाल दो, तो फॉर्मूला क्या होता है सबको याद है ये वाला भी, A/0/D-T प्लस T/K। इसका डेरिवेशन भी हम लोगों ने करा है। अब थिकनेस मुझे कितनी दे दी गई है क्वेश्चन में ही 3D/4, तो पुट कर दो। इसको मैं C' ले लेती हूँ, ठीक है। तो C' आ गया A/0/D-3D/4 प्लस 3D/4K, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 4D - 3D, तो ये आ जाएगा D/4, ठीक है। तो यहां पे इसको सॉल्व कर देती हूँ। ये आ गया D/4 प्लस 3D/4K, ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, 4K आएगा, K यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो DK प्लस 3D। यहां पे से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, D कॉमन ले सकती हूँ, तो ये आ गया D × K प्लस 3/4K, है ना। ये आ गया। अब क्या होगा, ये 4 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 4A/0K/D × K प्लस 3। क्या पूछा गया था, फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस विद डाइइलेक्ट्रिक। विद डाइइलेक्ट्रिक में ये फॉर्मूला निकला है, इसका रेशियो निकालना था जब डाइइलेक्ट्रिक नहीं है इसके साथ, तो रेशियो निकाल दो। 4A/0K/D × K प्लस 3 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, है ना। डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में इसको लाते हैं तो रेसिप्रोकेट हो जाता है, सबको पता है। तो ये D ऊपर चले जाएगा और ये A/0 नीचे आ जाएगा। तो ये तो इधर पे कट गया, D से D कट गया, तो कितना आ गया, ये 4K/K प्लस 3। ये ही है हमारा आंसर, ये ही हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना था। समझ में आया, बस एक फॉर्मूला आपको पुट करना था, ठीक है। T के जगह पे क्या ले लेना है 3D/4, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, फिर आपको आसानी से रेशियो निकालना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच इज दिस, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स X एंड Y। तो आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज से इस टाइप की क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहां पे देखो हम पॉइंट्स ले लेंगे और यहां पे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो एक कैपेसिटर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक आपको पता है यहाँ पे आता है कैपेसिटर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला बीच वाला जो कैपेसिटर है वो मुझे कहाँ दिख रहा है, C और B के बीच में। तो C और B के बीच में मैंने इसको बना दिया। ये हो गया कितना है 20 माइक्रोफैराड है, ठीक है। यहाँ पे A ले लेती हूँ, A और B के बीच में क्या दिख रहा है, A और B के बीच में है ये वाला 6 माइक्रोफैराड, A और C के बीच में भी 6 माइक्रोफैराड है, ठीक है। ये हो जाएगा D। B और D के बीच में भी 6 माइक्रोफैराड है और C और D के बीच में भी 6 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बना दिया।
अब हमें पता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन है, तो ये जो बीच वाला होता है BC, इसके थ्रू करंट ही नहीं जाता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो विच मीन्स इसको तो हटा दो। अब AB और BD सीरीज में है ना, विच मीन्स ये वाला और ये वाला सीरीज में है, तो सीरीज में जो टोटल कैपेसिटेंस आती है वो कैसे आती है, 1 अपॉन करके, तो 1/6 प्लस 1/6 कितना हो गया, 2/6 यानी कि 1/3। तो ऊपर की टोटल कैपेसिटेंस इतनी आ गई। नीचे की बात करें तो ये और ये भी आपस में क्या है, सीरीज में है ना। तो सीरीज में है तो यहाँ की टोटल कैपेसिटेंस अगेन 1/6, तो ये भी आ जाएगा 1/3, तो ये आ गया 3 माइक्रोफैराड। अब ये और ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई, यहाँ पे अलग करंट जाएगा, यहाँ पे अलग करंट जाएगा, तो ये है हमारे पैरेलल में। पैरेलल में है तो टोटल कैसे निकालोगे, दोनों को ऐड करके, तो ये कितना आ गया 6 माइक्रोफैराड। ये है हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स। अब हम आ गए हैं हमारे थर्ड वाले चैप्टर में। तो 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं P और Q, इनका रेजिस्टेंस का रेशियो मुझे गिवन है, ठीक है। तो R1 R2 मुझे 1/2 गिवन है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द पावर डिसिपेशन, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो पावर का रेशियो निकालना है ना, सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, तो फॉर्मूला कौन सा मैं लूंगी यहाँ पे, I2R वाला, है ना। करंट तो सेम है हमने कहा, तो I की वैल्यू I ही रहेगी, है ना। तो करंट सेम है, तो ये आ गया, तो ये कैंसिल हो गया ना, तो विच मीन्स R1 अपॉन R2 जो है वही P1 अपॉन P2 भी है, तो कितना है 1/2। तो यानी कि जो पावर डिसिपेशन का रेशियो है वो भी कितना आ गया है, 1/2 ही आ गया है, ठीक है। चलो अगर पैरेलल में गिवन रहते तो वहां पे वोल्टेज सेम रहता, तो V² अपॉन R वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करते, ठीक है जी। चलिए, effective resistance of an n number of resistors connected in parallel is x ohm, ठीक है। पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो 1/x, क्योंकि हमें गिवन है कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो x आ गई है, तो 1/x मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे जो रेजिस्टर्स हैं वो आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, कितने, तो इन्होंने n कह दिया, तो यानी कि 1/Rn मैंने लिख दिया, क्योंकि n नंबर है यहाँ पे इनका, ठीक है। When one of the resistors is removed, effective resistance become y ohm। एक को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है, मान लो इसी को रिमूव कर दिया, तो इससे पहले कौन सा होगा, 1/Rn-1 होगा। अगर मान लो 6 हैं तो इससे पहले वाला 5वां ही होगा, है ना, लॉजिकल है, ठीक है। तो अब हमें क्या गिवन है, अगर एक को मैं रिमूव कर दूं तो मैं इसी को रिमूव कर देती हूँ, इसी को रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास क्या बचेगा, 1/R1 R2 टिल कितना होगा ये 1/Rn-1। तो इन्होंने कहा एक को रिमूव कर दिया, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी हो गई, इन्होंने कहा y हो गई, पैरेलल में ही है अभी भी, तो 1/y हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर रिमूव्ड निकालनी है, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू हमें गिवन है ना, तो मैं जरा मुझे बताओ इसके जगह पे क्या पुट कर सकती हूँ, 1/y पुट कर सकती हूँ ना, ठीक है। तो 1/x इक्वल्स टू 1/y प्लस 1/Rn आ गया, और इसी को मैंने कहा कि मैंने रिमूव कर दिया है, इसी को रिमूव करा है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना। तो 1/Rn देखो क्या आ जाएगा, 1/x माइनस 1/y, एलसीएम ले लो, xy हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा y माइनस एक्स, तो Rn कितना आ गया, xy अपॉन y माइनस एक्स। यानी कि जो रेजिस्टर आपने निकाल दिया था उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, xy अपॉन y माइनस एक्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अ यूनिफॉर्म वायर इज कट इनटू 3 पार्ट्स विद देयर लेंथ्स इन द रेशियो 2:3:6, ठीक है। एक मेरे पास वायर है, मान लो इसकी लेंथ L होगी, L लेंथ पे इसकी रेजिस्टेंस मान लो R होगी। अब हमने क्या कर दिया, इसको 3 पार्ट्स में काट दिया है, 1 2 3। किस रेशियो में है ये, 2:3:6, ठीक है। तो अब यहां पे देखो 2:3:6 में हमने इसको कट कर दिया है, तो यहां पे इसकी लेंथ कितनी होगी, देखो इसकी लेंथ होगी 2 अपॉन टोटल लेंथ मैंने क्या कहा कि L है, इसको मैंने 2 3 6 पार्ट में कट कर दिया, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 अपॉन टोटल कितने पार्ट्स है 2 + 3 + 6, तो 6 7 8 9 10 11, तो इसकी लेंथ कितनी है 2/11L, इसकी कितनी है 3/11L, इसकी कितनी है 6/11L, ठीक है। हमने कहा जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि नहीं होती है,
तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2/11R, इसकी 3/11R, इसकी 6/11R। इनिशियल रेजिस्टेंस क्योंकि मैंने क्या मानी थी R, और लेंथ कितनी मानी थी L, तो लेंथ ये हो गई इन तीनों पार्ट्स की, रेजिस्टेंस ये हो गई इन तीनों पार्ट्स की। यहां पे तक समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The ends of each of these three parts are connected across an ideal battery of 10 वोल्ट। ठीक है, तो टोटल जो V है वो मुझे 10 वोल्ट गिवन है, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस, तो बेसिकली इनको पैरेलल में हम लोग जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस को R' ले लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने इनिशियल वाली R ले ली थी। ठीक है, ओके, करंट भी मुझे गिवन है, टोटल कितना है 5 एम्पियर का। हमें निकालनी है इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो R है ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखो हमने कहा इनको पैरेलल में जोड़ दिया है, तो पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे आती है 1 अपॉन करके, तो 1/R' इक्वल्स टू 1/R1। R1 कितना है ये है, ठीक है, तो 1/2R/11 प्लस 1/3R/11 प्लस 1/6R/11। तो ये 11 ऊपर चला जाएगा ना, तो 11 बेसिकली मैं कॉमन ले सकती हूँ सबसे, तो ये आ जाएगा। और हम R भी कॉमन ले सकते हैं वैसे सबसे, है ना। देखो ये 11 सब में ऊपर चले जाएगा, तो मैंने 11 को भी कॉमन ले लिया, नीचे R भी तो सब में सेम है, मैंने R को भी कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो एलसीएम ले लो, 6 आ गया, सो 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 4 5 6, तो ये तो हो गया 6/6 यानी कि 1। तो यानी कि 1/R' हमारे पास कितना आ गया 11/R आ गया। ठीक है, तो R' कितना आ गया R/11, ये आ गई है मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या गिवन है, टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होनी चाहिए V/I के इक्वल ना, तभी तो हमें टोटल रेजिस्टेंस पता चलती है। तो R' इज इक्वल्स टू V/I, यानी कि जो टोटल वाला है हमारा उसके इक्वल। ठीक है, तो R' की वैल्यू मुझे पता चल गई R/11, V मुझे पता है कितना है 10, I भी मुझे गिवन है, तो ये कितना आ गया 2, तो R कितना निकल गया देखो यहां से 22 ओम निकल गया। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ये काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, और कैसे कैलकुलेट करना है मैंने बता दिया है, एक दो बारी हर क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना, इजीली आप लोग कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम ईएमएफ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें एक फिगर यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो V और I के बीच में हमने बेसिकली ये ग्राफ प्लॉट कर रखा है। हमें इस ग्राफ से निकालना है सबसे पहले ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि E और स्मॉल r हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहली बात देखो, ये 6 वोल्ट की जब वैल्यू है तो उस केस में जरा मुझे बताना कि हमारे पास जो करंट है वो कितना हो गया है 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब भी हम y एक्सिस की बात करते हैं, y एक्सिस पे मैंने ये पॉइंट लिया है, तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 6,0। y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 और x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, ये हम सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो जब हम 6 वोल्ट की बात कर रहे हैं तो x एक्सिस वाला 0 है, यानी कि करंट 0 है, और अगर करंट 0 होता है फॉर्मूला क्या होता है E इक्वल्स टू V+IR। अगर करंट 0 है तो जो वोल्टेज यहाँ पे हमने ली है वही तो EMF के इक्वल होती है। तो EMF तो मैंने ग्राफ से डायरेक्टली पता लगा लिया कितना है 6 वोल्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब 4 वोल्ट पे करंट कितना है, तो देखो 1 एम्पियर का करंट है, तो विच मीन्स V मुझे गिवन है 4 वोल्ट, I मुझे गिवन है 1 एम्पियर और E मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूं, तो इस फॉर्मूले का वापस से यूज करके मैं स्मॉल r भी तो निकाल सकती हूँ, है ना। तो E है 6, V है 4 प्लस करंट कितना है 1 और R तो मुझे निकालना ही था, तो ये कितना हो गया 2 इक्वल्स टू 1 इंटू R विच इज R ओनली, तो R आ गया मेरे पास 2 ओम। तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये आ गया मेरा EMF। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 ओम रेजिस्टर। ठीक है, यहां पे इन द गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग किरचॉफ लॉ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी ऐसे लेजेंड बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल स्किप मत करना और जो मैं मेथड बता रही हूं उसको अच्छे तरीके से सुनो और फॉलो करो। ठीक है, सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, लूप की डायरेक्शन लेते हैं, है ना, और करंट्स देखते हैं। तो यहां से करंट मान लो I1 है, ये एक और बैटरी है, यहां से करंट मान लो I2 है। इस पॉइंट पे हम जंक्शन रूल लगाएंगे। जंक्शन रूल क्या कहता है कि जितना करंट आएगा उतना ही बाहर जाएगा, लॉजिकल भी है, जितना अंदर घुस रहा है उतना ही बाहर भी निकल रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टोटल करंट कितना आ रहा है, I1 भी आ रहा है,
I2 भी आ रहा है, तो यहां पे से कितना करंट निकलेगा बाहर, I1 प्लस I2, दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब हम दो अलग अलग लूप की डायरेक्शन लेंगे, ऊपर एक अलग हम मान ले रहे हैं, नीचे एक अलग हम मान ले रहे हैं, दोनों में हम लूप की डायरेक्शन लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, लूप की डायरेक्शन ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, या ऐसे भी ले सकते हो। मैं क्या प्रेफर करती हूं, हमेशा पॉजिटिव वाला जो हमारा टर्मिनल है उससे ही मैं शुरू करती हूं। अब दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं लूप की डायरेक्शन ऐसे ले रही हूं और यहां पे भी लूप की डायरेक्शन इस तरीके से ले रही हूं, ठीक है। यानी कि लूप की डायरेक्शन मैं हमेशा ट्राई करती हूं कि बैटरी का जहां पे भी पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वहीं से मैं लूं डायरेक्शन, ठीक है। तो मैंने ले ली, ऊपर भी नीचे भी डायरेक्शन ले ली, ठीक है। अगर लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो आप माइनस साइन पुट करते हो, ठीक है। और अगर लूप की डायरेक्शन जा रही है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ, तो आप ईएमएफ पॉजिटिव लेते हो, वरना उसको नेगेटिव लेते हो। आ गई इतनी बात समझ में? ये दो चीजें ही आपको ध्यान रखनी है, तभी आप सही इक्वेशन बना पाओगे। तो यहां पे देखो, यहां पे करंट कितना है, 2 ओम के थ्रू I1 है। लूप की डायरेक्शन क्या है, देखो लूप की डायरेक्शन भी इधर को है और करंट की डायरेक्शन भी इधर को है, तो माइनस साइन लेंगे, अभी बताया। तो ये आ जाएगा -2I1, ठीक है, आ गया, ओके। अब यहां पे देखो, करंट की डायरेक्शन इधर को है, लूप की डायरेक्शन इधर को है, ऑपोजिट होंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो प्लस यहां पे 1 ओम है, इसको I2 के साथ मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास दो ईएमएफ है, 8 भी और 6 भी। तो क्या करेंगे, मैंने कहा लूप की डायरेक्शन देखो, तो लूप की डायरेक्शन देखो यहां पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो अगर लूप की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी तो उस ईएमएफ को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां पे आ जाएगा -6। ऊपर जाऊंगी तो देखो लूप की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है ना, तो उसको मैं ले लूंगी पॉजिटिव, इक्वल्स टू 0 हम इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले के लिए तो सब कुछ मैंने लिख दिया है, इसको आप सही तरीके से भी लिख सकते हो। ये आ जाएगा -2I1 प्लस I2 और +2 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है। अब नीचे की बात कर लेते हैं थोड़ी। तो नीचे में देखो अगेन वही चीज, करंट की डायरेक्शन ये है, लूप की डायरेक्शन भी यही है, तो इस केस में आपको पॉजिटिव लेना, सॉरी नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। तो यहाँ पे -I2 हम पुट करेंगे सेकेंड वाले लूप के लिए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन भी यही है, लूप की डायरेक्शन भी यही है, तो नेगेटिव आएगा। तो -4, और इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2, तो दोनों करंट यहाँ पे मुझे पुट करने पड़ेंगे, ठीक है। लूप की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ है, तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा मेरा ईएमएफ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेती हूँ, -I2 -4I1 -4I2 +6 इक्वल्स टू 0। तो -4I1 -5I2 +6 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास बन गई हैं इक्वेशंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे से इस वाली इक्वेशन से मैं I2 की वैल्यू ले सकती हूँ ना। I2 की वैल्यू क्या आ गई, 2I1, ये उधर चला गया और ये -2 यहाँ आ गया, ठीक है। तो I2 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो -4I1 -5 इंटू 2I1 -2 +6 इक्वल्स टू 0। -4I1 -10I1 माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया, -14I1 इक्वल्स टू -16। तो I1 हो गया 8 और 7, तो 8/7 एम्पियर हमारा I1 आ गया है, ठीक है। और I2 कितना होगा, सो 2 इंटू I1 -2, तो I2 आ गया हमारा 16/7 -2, तो ये आ गया 2/7 एम्पियर, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो आपने I2 ये लिखा है, I1 ये लिख रखा है, तो आप जिसको भी कंसिडर करोगे, उस क्वेश्चन में हमने कुछ और कंसिडर करा होगा। यहाँ पे आप जो भी कंसिडर करोगे, जिसको I1 लोगे, जिसको I2 लोगे, अकॉर्डिंगली ही आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा I1 ये आ गया है और I2 ये आ गया है, ठीक है। अब हमें ये नहीं निकालना था, हमको क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस दिस, और इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। I1 प्लस I2 कितना आ गया, तो ये हमने कहा दोनों को ऐड कर दो, 8 9 10, सो 10/7 एम्पियर। तो इतना करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है। R आपको पता है, तो V कितना होता है, हमने कहा V होता है I इंटू R, तो वोल्टेज कितना हो गया, 10/7 इंटू रेजिस्टेंस कितनी है 4, तो ये आ गया 40/7 वोल्ट, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। बस इस टाइप से आपको किरचॉफ लॉ के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना है।
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए मेरा वाला मेथड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वापस से दो लूप्स बन रही हैं, दोनों की डायरेक्शन ले लो। तो मैंने कहा हमेशा मैं ट्राई करती हूँ पॉजिटिव से ही लूं, तो ये मैंने लूप की डायरेक्शन ले ली, और यहाँ पे भी पॉजिटिव से, तो ये मैंने लूप की डायरेक्शन यहाँ पे ले ली। ठीक है, करंट हमको गिवन है, ये वाला I2 है, ये वाला I1 है। तो अगेन देखो यहाँ पे I2 आ रहा है, यहाँ पे I1। हमने कहा जंक्शन पे जितना घुसेगा उतना ही बाहर आएगा, तो I1 प्लस I2 बाहर आ गया। समझ में आया? ठीक है, पहले ऊपर वाले लूप के लिए हम जो भी हमारी इक्वेशन बन रही है वो देख लेते हैं। तो देखो करंट भी ऑब्वियसली यही को फ्लो हो रहा है, लूप की डायरेक्शन भी यही को है, तो माइनस साइन आएगा, तो -20I2 आ गया। ठीक है, अब इधर को देखूं मैं अगर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो करंट तो इधर को है I1 वाला, लूप की डायरेक्शन इधर को, तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो पॉजिटिव 40I1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, लूप की डायरेक्शन यहाँ पे देखो तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, तो आप प्लस ले लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको आप क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर दो, आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये आ गया -I2 प्लस 2I1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन अब बना लेते हैं। देखो लूप की डायरेक्शन इधर को है, करंट की डायरेक्शन भी यहीं को है, तो इस केस में नेगेटिव साइन आएगा, तो -40I1 आ गया। ठीक है, अब देखो करंट की डायरेक्शन इधर को है, ये वाली I1 प्लस I2 की यहीं को है, लूप की डायरेक्शन भी यहीं को है, अगेन यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो -10 इंटू यहाँ पे करंट कितना है, I1 प्लस I2 है, और लूप की डायरेक्शन देखो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे +40 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, -10I1 -10I2 और प्लस ऑफ 40 इक्वल्स टू 0। 10 से डिवाइड कर दो, या फिर इसको भी सॉल्व करेंगे ना, तो ये -50I1 आ जाएगा, -10I2 प्लस 40 इक्वल्स टू 0। 10 से डिवाइड कर दो तो -5I1 -I2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे से अगेन I2 की वैल्यू मैं ले सकती हूँ 2I1 प्लस 4, तो यहां पे पुट कर देती हूँ। ठीक है, -2I1 प्लस 4, ठीक है, -5I1 -2I1 -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो ये तो इधर पे कैंसिल हो गया, -7I1 इक्वल्स टू 0, तो I1 तो मेरे पास 0 एम्पियर आ गया, I1 आ गया 0, यानी कि ये बीच वाली जो ब्रांच है ना, इसके थ्रू कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, ये इन्होंने हमको बता दिया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, करंट थ्रू 40 ओम इसके थ्रू, तो यानी कि करंट थ्रू 40 ओम तो मुझे पता चल गया कितना है, 0 एम्पियर है। ठीक है, फिर 20 ओम यानी कि यहाँ, यानी कि मुझे I2 निकालना है, तो I2 इस फॉर्मूले से हम निकाल देंगे, 2 इंटू 0 प्लस 4, तो I2 कितना आ गया, 4 एम्पियर है ना, तो यानी कि 20 ओम के थ्रू ये वाला करंट हमारा फ्लो होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे? आपको क्या करना है, सबसे पहले लूप की डायरेक्शन ले लेनी है, फिर देखो अगर करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर ऑपोजिट है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर लूप की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ है ऑफ दी बैटरी, तो आप ईएमएफ को पॉजिटिव लोगे। अगर लूप की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है ऑफ दी बैटरी, तो उस ईएमएफ को आप नेगेटिव ले लोगे। बात समझ में आई? बस इस तरीके से हम फॉर्मूलाज लगा के कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, अ सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm, ठीक है, is connected to a DC source of 10 volt through a resistor of 5 ohm. Calculate the terminal voltage across the cell during charging. ठीक है, तो बेसिकली एक सेल है मेरे पास 4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस ये गिवन है, इसको मैंने दूसरे किसी डीसी सोर्स से कनेक्ट करा दिया है, इसमें 10 वोल्ट है और रेजिस्टर है हमारे पास 5 ओम का। ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग हमको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करंट पता होना चाहिए कि नेट करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो नेट ईएमएफ है वो कितना आएगा, इसकी वजह से देखो करंट जो है इधर को फ्लो होगा, इसकी वजह से करंट जो है इधर को फ्लो होगा, तो नेट ईएमएफ हमारे पास बेसिकली कितना आ जाएगा, 10 - 4 है ना, यानी कि ये आ गया 6 वोल्ट का। और अगर मैं आपसे पूछूं टोटल यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ठीक है, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो ये दोनों किसमें है, सीरीज में है ना, 1 और 5, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 6 ओम की। तो मुझे तो अभी फिलहाल टोटल करंट चाहिए, तो करंट हम कैसे निकालते हैं, करंट हमको मिलता है, देखो R = V/I है, तो V/R करके है ना, और यहाँ पे ये जो V है ये क्या है,
नेट ईएमएफ है ना, नेट ईएमएफ। तो नेट ईएमएफ मेरे पास कितना आ गया था 6, तो 6/6। तो करंट बेसिकली मुझे 1 एम्पियर मिल गया। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा चार्जिंग की कंडीशन के दौरान, चार्जिंग जब होती है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये वाला याद है, मैंने वन शॉट में सब पढ़ाया है। ये चार्जिंग में ये वाला फॉर्मूला लगता है, E = V + IR नहीं लगता है, क्योंकि चार्जिंग में जो एक्सटर्नल वोल्टेज आपने अप्लाई करी है वो ज्यादा है, जो कि हमें साफ साफ दिख भी रहा है, तो ये फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ईएमएफ, तो ईएमएफ तो हमको यहाँ पे पता है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इस बैटरी की, तो इसका ईएमएफ आपको लेना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है, तो ईएमएफ कितना है, हमने कहा 4, करंट कितना है, हमने कहा 1, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, हमने कहा 1, तो कितना आ गया ये 4 + 1 यानी कि 5 वोल्ट। 5 वोल्ट हमारे पास आ गया है क्या, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, बहुत बच्चों को इस मेथड में कंफ्यूजन होती है, तो आप यहाँ पे भी किरचॉफ लॉ लगा सकते हो, तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो किरचॉफ लॉ लगाओगे ना तो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन आप चूज करोगे लूप की, तो एक ईएमएफ को आप क्या लोगे, पॉजिटिव, दूसरे को एनीवे नेगेटिव लोगे। सेम गोज फॉर द करंट आल्सो, तो पहले आप करंट को निकाल दो किरचॉफ लॉ से, आप यहाँ पे भी किरचॉफ लॉ लगा सकते हो, यहाँ पे एक ही लूप बनेगी, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। तो किरचॉफ लॉ से भी करोगे ना तो भी आपका आंसर सेम आएगा। करंट आपने निकाल दिया, फिर तो क्या करना है आपको, बस यहाँ पे फॉर्मूला ही तो लगाना है एज इट इज। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट। 2 सेल है, ईएमएफ हमें गिवन है और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमको गिवन है, इनको हमने पैरेलल में जोड़ दिया है, तो हमें ईएमएफ निकालना है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब देखो जो हमारे पास इक्विवेलेंट बेसिकली ईएमएफ आएगा उसका फॉर्मूला ये रहता है। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी है, काफी लेंदी सा है, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है, एज इट इज फॉर्मूला आप लोग लर्न कर लो। ठीक है, तो पहली बात तो पैरेलल में जुड़े हैं तो मैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस तो आसानी से निकाल सकती हूँ, कैसे निकालते हैं हमको पता है, 1/R करके, तो ये आ गया 1/0.2 प्लस 1/0.3, तो ये आ गया हमारे पास 10 कॉमन ले लो, 6 एलसीएम आ गया 5। ठीक है, तो ये आ गया 2 × 3 और 2 × 5 है ना, तो R मेरे पास आ गया कितना 3/25। ठीक है, जिसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 0.1 आ जाएगा, फिर 5 बचेगा तो 2, तो ये आ गया 0.12 ओम। और हमें इक्विवेलेंट जो सेल है उसका ईएमएफ भी निकालना है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए फॉर्मूला हमें पता है, तो E1 है 1.4, R2 के साथ मल्टीप्लाई इसको कराना है। ठीक है, अपॉन R1 + R2, तो ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.45 हो जाएगा ये, है ना, और ये हो जाएगा 0.4/0.5, ये मैंने सही ऐड करा ना। ठीक है, तो 0.85 हो जाएगा अपॉन 0.5, 8.5/5, 5 × 1 और 3 हो जाएगा ना, तो 7, तो ईएमएफ आ जाना चाहिए 1.7 वोल्ट। ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। मोस्टली जो हमने डेरिवेशन वगैरह देखा है दैट इज फॉर अगर हम सेम सेल ले रहे हैं, यानी कि अगर हमारे पास ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है तब हम उनको सीरीज में या पैरेलल में जोड़ रहे हैं, पर अगर अलग अलग ईएमएफ अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस वाले जोड़ेंगे पैरेलल में तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक 3 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है, ठीक है, तो लेंथ हमको यहाँ पे गिवन है 3 सेंटीमीटर, और इसको आपको पता है मीटर में कैसे चेंज करना है, तो आप लोग मीटर में इसको लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या है 10 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो करंट भी हमको गिवन है, करंट भी हमने यहाँ पे ले दिया। ओके, परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, यानी कि जो थीटा है मेरा वो 90 डिग्री का होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज दिस, तो बी भी हमको यहाँ पे गिवन है इतना टेस्ला। फोर्स हमें निकालना है, तो भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB sin थीटा, है ना, तो I गिवन है, L गिवन है, B गिवन है बिल्कुल, sin थीटा sin 90 होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया हमारे पास 3 × 0.27 × 10⁻⁻1 है ना, तो ये आ जाएगा कितना 0.81 × 10⁻⁻1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.081। फोर्स है तो इतना न्यूटन। ठीक है, बस कैलकुलेशंस ही करनी है और डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन है, वो 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है और वेलोसिटी इसकी गिवन है 5 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। एंगल ये बना रहा है 30 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड के साथ।
फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। Q मुझे पता है ऑलरेडी, क्योंकि बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। V भी हमें गिवन है, B भी हमको गिवन है, और साइन 30 कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 0.8 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -12, तो ये हो गया कितना हमारा 40, तो 4 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन, ये होना चाहिए हमारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, what current should flow through a wire so that a magnetic field of this gets developed at a distance of this। तो बेसिकली एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से कुछ डिस्टेंस पे, जिसको हम r लेते हैं, और वो डिस्टेंस भी हमको गिवन है 10 सेंटीमीटर का, है ना, यानी कि 0.1 मीटर बेसिकली। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो कितना करंट यहाँ पे फ्लो होना चाहिए, I हमको निकालना है। तो फॉर्मूला हमें पता है ना, B क्या होता है, μ0/2π इंटू I/r। तो B हमें गिवन है ऑलरेडी, है ना, कितना है 10 की पावर -4 टेस्ला, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 10 टू दी पावर -7। करंट हमें नहीं पता, और R हमें पता है 0.1, या इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो I कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 10 की पावर -7, तो ये 10 की पावर 2 यानी कि 100 हो जाएगा। तो करंट आ गया हमारे पास 50 एम्पियर का, ठीक है। कितना आ गया, 50 एम्पियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन टू पैरेलल वायर्स सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है, दो मेरे पास पैरेलल वायर्स हैं, दे आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 0.06 मीटर, ठीक है। सेम करंट, तो यहाँ भी I फ्लो कर रहा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में भी है। तो फोर्स आपको पता है अट्रैक्शन का लगेगा, फोर्स एक्टिंग पर मीटर बिटवीन बोथ इज दिस। तो F/L बेसिकली मुझे गिवन है 3 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर, है ना, लिखा है पर मीटर। तो ये हमारे पास हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट करंट फ्लोइंग थ्रू एनी वायर, ठीक है, तो दोनों में सेम ही करंट एनी वे फ्लो हो रहा है, तो I ही हमको यहाँ पे निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है, कितना होता है, μ0/2π इंटू I1 इंटू I2/r, है ना। R हमको गिवन है और ये दोनों ही I हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज जो भी आपको पता है पुट कर दो। ये कितना था, -3 ही था ना, ठीक है। 2 इंटू 10 की पावर -7, तो ये हो जाएगा I², और ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर -2, इसको मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 3, तो I² वुड बी 9 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 10 की पावर -7, तो ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 900। पर मुझे तो सिर्फ I चाहिए, तो I क्या हो जाएगा, √900, जो कि कितना होता है 30। तो करंट आ गया हमारे पास 30 एम्पियर, ठीक है। दोनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है 30 एम्पियर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से देखो, ठीक है। हमारे पास दो वायर है PQ और RS, ठीक है, पैरेलल रखे हुए हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 मीटर पे रखे हुए हैं, ठीक है। 4 एम्पियर और 14 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन। एक पॉइंट M है जो एग्जैक्टली मिडिल पे सिचुएटेड है, यानी कि ये डिस्टेंस भी 0.1 मीटर है और ये डिस्टेंस भी 0.1 मीटर है, तभी तो मिडिल पॉइंट है ऑब्वियसली, है ना। देन हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट M ड्यू टू PQ एंड उसकी डायरेक्शन। तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं है ये, जो अभी हम सिर्फ एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात कर रहे थे ना, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकलता है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू करंट कितना इसके थ्रू फ्लो हो रहा है 4, डिस्टेंस कितना है M पॉइंट पे निकालना है, तो M पॉइंट पे अभी मैंने देखा डिस्टेंस है 0.1, ठीक है, जिसको मैं 10 की पावर -1 भी लिख सकती हूँ। तो ये कितना आ गया 8 इंटू 10 की पावर -6, और मैग्नेटिक फील्ड है तो इतना टेस्ला मेरा आंसर आ गया। पर मुझे क्या बतानी है, मुझे डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन कैसे हम देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, है ना, तो जो 4 फिंगर्स हैं वो रैप करेंगी, इस तरीके से रैप कर रही है, देखो। तो जब ये ऐसे अंदर से निकल के आ रही हैं, तो यहाँ पे M पॉइंट पे तो ये अंदर को घुस रही हैं, खुद ट्राई करो, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे रैप करोगे तो ये जो आपकी फिंगर्स हैं ये इधर पे तो अंदर को घुसेंगी, तो M पॉइंट पे जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो होगी इनसाइड द पेपर, ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड M पे ही, पर RS की वजह से और इसकी भी डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे लिख देती हूं
तो फॉर्मूला तो देखो यही लगेगा ना, 2 इंटू 10 टू द पावर -7, करंट कितना है 14 है, डिस्टेंस यहाँ भी 0.1 है, तो ये कितना आ गया मेरे पास 28 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला। तो B मुझे यहां पर भी पता चल गया, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसमें अगेन आप रूल लगा लो। तो यहाँ पे देखो थंब इधर को है, और इस M पॉइंट पे, क्योंकि ये जो M पॉइंट है इस वायर के लेफ्ट साइड को है ना, तो देखो ये जो फिंगर्स हैं ऊपर को आ रही है ना, M पॉइंट से ऊपर को आ रही है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे डायरेक्शन होगी आउट ऑफ द पेपर। यहाँ पे क्या थी, इनसाइड द पेपर, इनटू द पेपर, यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, अगर M पॉइंट कोई यहाँ पे होता तो यहाँ पे डायरेक्शन अलग हो जाती। ठीक है, तो इसीलिए आपको डायरेक्शन देखनी है राइट हैंड थंब रूल से। मैक्सवेल का रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ वन शॉट में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट M। तो भाई यहाँ पे इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये है, RS की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाल दिया, ये मान लो B1 है, ये मान लो B2 है। तो टोटल आखिरकार हम कैसे निकालेंगे, अब वैसे तो हमें ऐड करना चाहिए, पर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई ना, इसकी डायरेक्शन क्या है अंदर को, इसकी वजह से डायरेक्शन क्या है बाहर को, तो जो बड़ा होगा उससे छोटे को माइनस कर देंगे। तो नेट में कैसे निकालूंगी, नेट बड़ा कौन सा है, देखो ये वाला बड़ा है ना, इसकी वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू है 28, तो ये बड़ा है, तो B में कैसे निकालूंगी, B2 माइनस B1 करके, दोनों को माइनस कर दो, 28 माइनस 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। सो ये आ गया 20 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। अब डायरेक्शन क्या होगी, जो बड़ा है उसकी ही डायरेक्शन डोमिनेंट होगी, यानी कि इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, आउट ऑफ द पेपर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ RS ड्यू टू PQ। अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला भी तो अभी हमने पढ़ा, क्या लिखा है देखो यूनिट लेंथ पे, तो यानी कि ये जो L है ये हमें 1 मीटर गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, I1 I2 अपॉन R। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस मैं लूंगी वो पूरा डिस्टेंस होगा, यानी कि 0.2, क्योंकि इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो 0.2 मैं यहाँ पे ले रही हूंगी, तो ये आ गया हमारे पास 4 और ये था 14 और ये आ गया 0.2, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये तो इधर पे कट गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 4 इंटू 4 -6। ठीक है, तो F/L बेसिकली आ गया है 5.6 लिखोगे तो डिवाइड कर दिया, तो ऊपर मल्टीप्लाई भी कराना होगा, तो ये आ जाएगा इतना न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये आ गया फोर्स, और ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, RS पे लग रहा है ना, तो हमने कहा जब भी सेम डायरेक्शन में होती है, करंट सेम डायरेक्शन में होता है बेसिकली, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो ये जो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स PQ लगेगा। और लास्ट पार्ट में क्या निकालना है, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ PQ ड्यू टू RS। तो मैग्नीट्यूड तो एग्जैक्टली सेम होगा, यही मैग्नीट्यूड होगा, पर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, है ना। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या स्टेट करता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये इधर पे अट्रैक्ट हो रहा है, इसकी डायरेक्शन इस साइड को है, फिर ये इस पे ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जब इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन इस साइड को होगी, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स है, तो मैग्नीट्यूड तो एग्जैक्टली सेम है, मैग्नीट्यूड यही होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। जब PQ RS पे लगा रहा है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड को है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, और जब RS PQ पे लगा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन इस साइड को है, टुवर्ड्स RS है, तो बस फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एंड जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों में ही सेम आएगा। ठीक है, चलो फिर, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, ये सब तो हमने निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टेस्ला, तो B हमको यहाँ पे गिवन है, विद इट्स एक्सिस एट एन एंगल, सो थीटा भी हमको गिवन है, टॉर्क हमको यहाँ पे गिवन है, हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट, सो टाउ क्या होता है, MB साइन थीटा, तो ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर -2, M हमें निकालना है, B हमको गिवन है, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये आ गया, यहाँ पे कितना आ गया देखो, ये नीचे जाएगा, सो 6 इंटू 10 की पावर -1 यानी कि 0.6, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है,
फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेट करस्पॉन्डिंग टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा होना चाहिए 0 डिग्री, तभी हमारा टॉर्क कितना होता है 0 होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, तभी भी टॉर्क 0 होता है, पर वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ठीक है। A circular coil of n turns and radius r carries a current I. It is unwound and rewound to make another coil of radius r by 2. Current I same रहेगा. Calculate the ratio of the magnetic moment in the new coil and the original coil. ठीक है, तो न्यू में मान लो m2 है और ओरिजिनल में मान लो m1 है। m का फॉर्मूला क्या होता है? NIA। ठीक है, और एरिया क्या होती है आप सभी लोगों को पता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट केस में तो इन्होंने सिंपली क्या कहा, n नंबर ऑफ टर्न्स है, करंट I है, रेडियस r है, तो फॉर्मूला तो यही बन जाएगा। ठीक है, पर m2 के केस में क्या होगा? देखो इन्होंने क्या करा, जैसे हम एक कॉइल ले रहे हैं तो कॉइल वायर की होगी ना, उस वायर की कुछ लेंथ तो होगी, है ना, उस वायर की कुछ लेंथ है, फिर आपने उसको मोड़ा है, सर्कल में चेंज करा है ना, तो जो भी उसकी टोटल लेंथ होगी वो तो सेम रहेगी। आप चाहे कॉइल बना दो, चाहे उसको खोल दो, चाहे खोल के फिर से आप उसकी कोई कॉइल बना दो, लेंथ हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने वही करा, इन्होंने उसको पहले खोला, फिर उसको वापस से कॉइल में चेंज कर दिया, पर इस बार रेडियस आधी हो गई। खुद थोड़ा सा लॉजिकली इमेजिन करो, पहले रेडियस इतनी थी, ठीक है, मान लो 4 थी, 4 रेडियस मैंने मान ली। अब क्या हुआ, इसको मैंने खोला तो लेंथ तो उतनी ही रही, पर मैंने इसके क्या कर दिया होगा, 2 सर्कल बना दिए होंगे ना, 2 बार इसको टर्न करा होगा, तभी तो रेडियस कम हो गई, यानी कि लेंथ तो सेम रही, पर यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स मैंने बढ़ाए होंगे, तभी तो रेडियस छोटी हो गई है ना। तो हमें यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स भी निकालने पड़ेंगे सेकंड केस में, यानी कि जब आपने इसको फिर से रीवुंड करा है तब नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको निकालने पड़ेंगे। वैसे तो लॉजिकल है, रेडियस आधी कर दी है तो नंबर ऑफ टर्न्स दुगने हो गए होंगे, पर कैसे निकालना है अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो वो मैं बता देती हूँ। तो हमने कहा लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, बिफोर केस में और आफ्टर केस में लेंथ तो सेम रहेगी, वायर सेम है ना, काटी है आपने ना कुछ करा है, सिर्फ उसको मोड़ दिया है, लेंथ सेम रहेगी। टोटल लेंथ कैसे आएगी, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू क्या करोगे आप बताओ, इनटू हम इसको सर्कल में चेंज कर रहे हैं ना, तो यहां पे क्या आएगी, सर्कमफेरेंस, यानी कि यहां पे पहले केस में सर्कमफेरेंस क्या होगी, 2 पाई r, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स को n डैश ले लो या n2 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, और यहां पे इस केस में सर्कमफेरेंस कितनी होगी 2 पाई, और रेडियस हमने कितनी कर दी है r/2, तो ये आ गया r/2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, पाई आर से पाई आर कट गया, तो n डैश खुद ही हमें दिख रहा है कितना आ गया 2n। टोटल लेंथ जो है वो सेम रहेगी, और टोटल लेंथ हम कैसे निकालते हैं, जब हम एक कॉइल की बात कर रहे हैं, सर्कल के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं ना, तो वहां पे उसकी सर्कमफेरेंस आएगी। ठीक है, तो m2 के केस में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, हमने कहा 2n हो गए हैं, करंट हमने कहा सेम है, एरिया चेंज होगी क्योंकि रेडियस चेंज हो गई है, और एरिया कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर ना, तो r/2 का स्क्वायर, तो r²/4 ही आ जाएगा, और हमें m2 अपॉन m1 बस निकालना है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2ni पाई r² अपॉन 4 डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो विच मीन्स ये सारी वैल्यू जो है नीचे आ जाएगी, ni पाई r², कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2/4, यानी कि ये कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजिली निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A steady current of 2 ampere flows through a circular coil having 5 turns। ठीक है, करंट हमें गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स भी हमें गिवन है, रेडियस भी हमें गिवन है, इसको मीटर में हम चेंज करेंगे। कॉइल लाइज इन XY प्लेन विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो m क्या होता है, फॉर्मूला हमने कहा NIA होता है, तो n क्या है 5, ये है 2, ये है हमारा 7 × 10⁻²। ठीक है, तो ये आ गया 7 × 10⁻⁻1, यानी कि आ गया हमारा कितना, कुछ हमने गलती करी क्या यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स 5 हैं और रेडियस तो हमने सही तो करा है, ये आंसर इधर पे अलग क्यों आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स 5 है, NIA n × 2 × ओ सो सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा एरिया ना, तो पाई आर स्क्वायर है ना, तो ये आ गया हमारा पाई, इसको हटाओ, पाई × r²। मेरी तरह ये
छोटी छोटी इसीलिए मिस्टेक्स मत करके आना, ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे। आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, है ना, तो 49 इंटू 10 की पावर -4, तो ये आ गया यहाँ पे 7, ये आ गया हमारे पास कितना 10, ठीक है, तो 22 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -3 बेसिकली, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 7 कर लो 154, ठीक है, तो 154 इंटू 10 की पावर -3, तो ये कितना आ जाएगा 0.154 और यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। मेरी तरह वो गधों वाली मिस्टेक बिल्कुल मत करना, ठीक है, एरिया है तो पाई आर स्क्वायर आएगा यहाँ पे, आप उसको पुट कर देना, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, डायरेक्शन भी बतानी है। मैंने आप लोगों को वन शॉट में भी पढ़ाया था, अगर आपको m वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग दिस a वेक्टर ही होगी। अब जरा मुझे बताओ क्या गिवन है क्वेश्चन में, जो प्लेन है हमारे कॉइल का वो लाई कर रहा है xy में, और हमेशा जो प्लेन होता है कॉइल का उसके परपेंडिकुलर ही होती है ना a वेक्टर की डायरेक्शन। तो यानी कि अगर ये xy में लाई कर रहा है तो अलोंग z एक्सिस होगी डायरेक्शन, है ना, तो विच मीन्स अगर a वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस है तो m वेक्टर की डायरेक्शन भी अलोंग z एक्सिस ही होगी। समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि z एक्सिस भी तो दो हैं, एक होता है प्लस z एक्सिस, एक होता है माइनस z एक्सिस, तो इसमें बता दो कौन सी डायरेक्शन है, तो वो हम बिना करंट की डायरेक्शन पता हुए नहीं पता लगा सकते, क्योंकि हमें पता है हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं a वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए, है ना। क्या करते हैं, हम चारों फिंगर्स को रैप करते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे रेक्टेंगुलर कॉइल मान लो है, करंट की डायरेक्शन ये है ना, तो चार फिंगर्स को रैप करते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये जो हमारा थंब है ये जहां को पॉइंट कर रहा है, जैसे इस केस में अंदर को कर रहा है, तो वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, है ना। तो अगर हमको करंट की डायरेक्शन आप बता दो तब आप बता सकते हो कि पॉजिटिव z एक्सिस है या नेगेटिव। फिलहाल क्वेश्चन में बस पूछा गया था कि आप डायरेक्शन बता दो, तो आप कह दोगे अलोंग z एक्सिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड B और मैग्नेटिक इंटेंसिटी H हमें गिवन है, हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालना है, तो पहले हम म्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, B/H फॉर्मूला होता है, B हमें गिवन है और H भी हमको गिवन है, तो ये आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। अब म्यू आर क्या होता है, दिस इज म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू ये है, और म्यू नॉट कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जब हम कहते हैं तो वो कितना होता है 10 की पावर -7, ठीक है। तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा 4 पाई, तो पाई को आप इतना भी लिख सकते हो इनटू दिस, है ना, म्यू नॉट की वैल्यू यही हो जाएगी। तो इसको पूरा आप कैलकुलेट कर लेना, और म्यू आर शुड बी इक्वल टू 1273, ठीक है। फिर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ससेप्टिबिलिटी, जो कि जाय होता है, और जाय और इसमें एक रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है ये वाला, तो जाय m कह दो या सिंपली जाय कह दो, 1 माइनस कर दो ना इसमें, तो 1272 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग पहुंच गए हैं। एक कॉइल है ऑफ वायर एनक्लोजिंग एन एरिया, तो एरिया हमें गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मुझे मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, सो 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -4, तो ये आ गया 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया यहाँ पे हमें पता चल गई। अब देखो इसका जो प्लेन है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे थीटा 60 डिग्री ले लेते हैं, नहीं, देखो ये है मान लो कॉइल का प्लेन, इसका जो प्लेन है वो बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, उसका प्लेन तो ऐसे है, वो बना रहा है 60 डिग्री का एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड, पर इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना एरिया वेक्टर, तो यानी कि B वेक्टर और A वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, यहां पे थीटा कितना आएगा 30 डिग्री का आएगा, ठीक है। इसके अलावा B भी हमें गिवन है 10 की पावर -1 टेस्ला। फ्लक्स आपको निकालना है, तो क्या होता है BA cos थीटा होता है ना, तो B इंटू A इंटू cos 30 √3/2, तो कितना आ गया ये √3/2 इंटू 10 की पावर -3 वेबर, क्योंकि ये फ्लक्स है, ठीक है। तो फाई हमने निकाल दिया। उसके बाद हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो ई क्या होता है -del∅/del t। क्या गिवन है देखो, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस टू 0, अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप 0 कर दे रहे हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। तो जब हम del phi निकालेंगे तो हम क्या करेंगे phi2 - phi1, तो phi2 फाइनल केस में हमने रिड्यूस कर दिया है 0 पे, तो phi2 0 हो गया, माइनस phi1 कितना है ये, ठीक है,
तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर आप del phi पुट करोगे तो ये माइनस साइन में आ रहा है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया √3/2 इंटू 10 की पावर -3। टाइम डिफरेंस कितना है, 10 की पावर -3 सेकेंड, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3/2 एंड दिस इज EMF, तो इतना वोल्ट हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अ हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है, तो हमें लेंथ इसकी कहीं ना कहीं गिवन है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद स्पीड, स्पीड भी हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, थीटा हमें यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बी हमें गिवन है 0.3 इंटू 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड। तो क्या EMF इंड्यूस होता है, फॉर्मूला क्या है, BVL साइन थीटा, थीटा हो गया 90 डिग्री, साइन 91 होगा, यानी कि BVL कर दो आप डायरेक्टली, तो 3 इंटू 10 की पावर -5 इसको मैं लिख सकती हूँ, V मुझे पता है, L भी मुझे पता है, तो कितना आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -4, तो कितना आ जाएगा 1.3, डिवाइड कर रही हूँ तो मल्टीप्लाई भी करा दूंगी, तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस वोल्ट, ये है हमारा इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डिफरेंशिएट तो आप कर लोगे, न्यूमेरिकल पे आते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल कॉइल्स, तो कैपिटल M हमको गिवन है, करंट इन वन कॉइल इज चेंज्ड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 टू 0.5 एम्पियर। ठीक है, यानी कि जो डेल आई है वो कितना हो गया 0.5 एम्पियर, और जो टाइम डिफरेंस है वो हमें गिवन है 100 मिली सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड, यानी कि 10 की पावर -1 सेकेंड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो हमने पढ़ा है दिस इज इक्वल्स टू M इंटू डेल आई, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो यहां पे आप क्या कर दोगे, 2 आपको गिवन है, डेल आई भी आपको गिवन है, तो ये कितना आ गया 1 है ना, और ये फ्लक्स में चेंज है, सो दिस इज वेबर। उसके बाद EMF इंड्यूस्ड इन दी अदर कॉइल ड्यूरिंग द चेंज, तो ये फर्स्ट वाली का तो हमने निकाल दिया। सेकेंड, इंड्यूस्ड EMF हमको यहाँ पे निकालना है, तो ये क्या हो जाता है -del phi अपॉन del t, है ना, और वैसे भी हम यहाँ पे क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं EMF का, नेगेटिव वैल्यू सिर्फ डायरेक्शन बताती है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड में ही लिखते हैं। ठीक है, सो del phi कितना आ गया है हमारे पास 1 आ गया, टाइम डिफरेंस कितना है 10 की पावर -1, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 वोल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे गिवन है, करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 टू दिस, यानी कि डेल आई आपको अगेन गिवन है 20 एम्पियर, और ये जो टाइम डिफरेंस है ये भी आपको यहाँ पे गिवन है। चेंज ऑफ फ्लक्स, सो डेल फाई इक्वल्स टू, अभी हमने कहा M इंटू डेल आई होता है, तो M हमें गिवन है, डेल आई भी हमको गिवन है, कितना हो जाएगा 15 इंटू 2, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास 30, और यूनिट क्या होगी इसकी, वेबर। ठीक है, तो बस इजिली हमने यहाँ पे निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस एरिया हमको गिवन है 200, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो 10 की पावर -2 के स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तभी ये मीटर स्क्वायर में चेंज होगा, है ना, तो कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड 20 टर्न्स, तो n हमें गिवन है, is rotated about the vertical diameter with angular speed, तो ओमेगा हमको गिवन है 50 रेडियन पर सेकेंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी हमको गिवन है 3 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला। कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कॉइल, तो सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF यहाँ पे निकाल लेते हैं, जो कि कितना होता है, E0 होता है NBA ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि एंगल तो एज सच गिवन नहीं था, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो मैक्सिमम तो यही होती है, तो हम इजीली निकाल देंगे 20 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू ओमेगा, ये आ गया हमारे पास 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो 100 और 10 की पावर 2, 10 की पावर -2, ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6 इंटू 10 की पावर -1, यानी कि 0.6। ठीक है, और ये EMF है, तो इतना वोल्ट हमारे पास आ गया। पर हमसे पूछा गया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, करंट हम कैसे निकालते हैं, V अपॉन R करके, है ना, तो V तो हमें पता है, वोल्टेज तो पता चल गई है 0.6, पर रेजिस्टेंस हमको नहीं पता, है ना, रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे नहीं पता, तो यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा। तो I0 हमसे मैक्सिमम करंट पूछा गया है ना, तो I0 कितना हो गया 0.6 अपॉन R, आप यहीं पे छोड़ दोगे क्योंकि क्वेश्चन में आपको रेजिस्टेंस नहीं दे रखी है, तो आप यहीं पे अपना आंसर छोड़ दोगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, एन ऑल्टरनेटिंग करंट। अब हम एसी वाले में आ गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे तरीके से देखना, ठीक है। लास्ट चैप्टर है क्योंकि इसके बाद तो एज सच ईएमडब्ल्यू में सिर्फ थ्योरी ही है, न्यूमेरिकल कोई भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट है, फ्रॉम अ सोर्स इज गिवन बाय दिस, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी कोई न्यूमेरिकल गिवन है तो उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो, है ना। तो आपको सबसे पहले आई नॉट पता चल गया, क्या पूछा गया है, इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू आरएमएस वैल्यू होती है, तो आपसे आईआरएमएस पूछा गया है, जो कि क्या होता है, आई नॉट अपॉन √2। सो 10 अपॉन √2 हो गया। इसको कैसे चेंज करते हैं आपको पता है, √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दो, है ना, तो ये नीचे हो जाएगा इतना, तो ये आ गया 5√2 एम्पियर। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 1.414 से मल्टीप्लाई करा देना, ठीक है। चलो उसके बाद ओमेगा कितना है, देखो 314, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2πf, और पाई को मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है। तो f कितना आ गया, देखो 314 अपॉन 2 इंटू 3.14, तो ये आ गया हमारे पास 100, तो ये कितना आ जाएगा 50। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई है, 50 हर्ट्ज, और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट आ गई है 5√2 एम्पियर, ठीक है। चलो, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज दिस, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है 50 हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड जो है वो हमको गिवन है 120 वोल्ट, ठीक है। तो हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो भाई वी नॉट गिवन है, आप आरएमएस वैल्यू अगेन कैसे निकालोगे, अपॉन √2, है ना। तो √2 से आप फिर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दोगे, तो ये आ जाएगा 60√2। अगेन आप यहाँ पे √2 की वैल्यू पुट कर दो, तो इतना वोल्ट में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पे तक भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। चलो, an AC source is rated at 220 volt 50 hertz. What is the time taken for the voltage to change from its peak value to 0? देखो क्या पूछा गया है, जब हम ग्राफ बनाते हैं एसी का तो उसको ऐसे बनाते हैं ना, हम कहते हैं एक साइकिल में टाइम लग रहा है कैपिटल टी के इक्वल। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, कितना टाइम लगेगा कि वोल्टेज पीक वैल्यू से 0 पे आ जाए, यानी कि इतना टाइम पीरियड आपको निकालना है। देखो पूरी साइकिल में टी टाइम लगा, हाफ साइकिल में t/2 टाइम लगा, ये आधी की आधी हो गई ना, तो कितना टाइम लगेगा बताओ, t/4 टाइम लगेगा। तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं, और टाइम कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी पता है ना, देखो फ्रीक्वेंसी पता है 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड होगा 1 अपॉन 50, इतना सेकेंड, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो सेकेंड इनवर्स भी तो है ना। तो टाइम आ गया इतना सेकेंड, पर मुझे क्या निकालना है, मुझे t/4 चाहिए, ठीक है। तो t/4 कितना हो जाएगा, इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 1 अपॉन 200 सेकेंड। यहीं पे भी छोड़ सकते हो, इसको फर्दर आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 5 मिली सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस, तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो, अगेन वही चीज है, v इक्वल्स टू v0 साइन ओमेगा t से कंपेयर करो, तो v0 140 है, ओमेगा 314 है, ठीक है। सो 2πf इक्वल्स टू 314, तो f कितना आ जाएगा, अभी हमने देखा था सेम चीज करी थी, ये ऊपर चले जाएगा, तो 100 और ये आ गया हमारे पास 50, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज आ गई है हमारी फ्रीक्वेंसी। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हमको चाहिए है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो मुझे 50 ओम गिवन है, इसमें ऐसा तो गिवन ही नहीं है कि हमने कुछ और भी चीजें लगाई हैं, है ना, कि इंडक्टर भी है, कैपेसिटर है, ऐसा तो नहीं गिवन है। सो टोटल जो रेजिस्टेंस है वो इतनी ही है, और टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन पीक वैल्यू ऑफ करंट, या फिर आप अगर आरएमएस वैल्यू ले रहे हो ना, तो आरएमएस के रेशियो के इक्वल भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है आपको क्या चीज गिवन है। तो आपको v0 गिवन है ना, तो आप क्या कर लो, i0 निकाल लो, तो i0 कितना होगा, v0 अपॉन r, तो ये आ गया i0। पर हमसे क्या पूछा गया है, IRMS, तो IRMS का फॉर्मूला ये होता है ना, तो I0 अपॉन √2 आप कर लो, 15 अपॉन 5√2 इंटू √2, तो 14√2 अपॉन 5 इंटू 2, तो ये आ गया 7, तो ये आ गया 7√2 अपॉन 5। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, √2 की वैल्यू 1.414 ले लो, इसको सॉल्व कर लो, 7/5 हो गया है ना, तो 1.2 आ जाएगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आपका आना चाहिए 1.98 एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट आर द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, ये इक्वल होंगी। तो हमें पता है ओमेगा एल इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी हो जाता है, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन एल सी इसका रूट हो जाता है। सो 2πf इक्वल्स टू ये चीज होती है हमारे पास, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, 1 अपॉन
2 इंटू पाई अंडर रूट 1 अपॉन एल इंटू सी। तो एल तो 1 हेनरी है, कैपेसिटेंस 1 माइक्रो फैराड है, तो इसको मुझे फैराड में चेंज करना पड़ेगा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -3 बेसिकली ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, तो ऊपर 10 की पावर 3 अपॉन 2 इंटू 3.14, बस यहाँ पे कैलकुलेशंस लेंदी जाती है और इतना हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार वेरीफाई कर लेना, दिस शुड बी योर आंसर, ठीक है जी। चलिए, कैलकुलेट द सर्किट इंपिडेंस एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द गिवन सर्किट। तो देखो यहाँ पे एल सी आर तीनों है, तो इंपिडेंस कैसे हम निकालते हैं, अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और एक्सएल और एक्ससी के लिए आपको पता है, ओमेगा भी आपको पता होना चाहिए, जो कि आप क्या करोगे, यहाँ पे से निकाल सकते हो, है ना। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो तो आपको एक तो वी नॉट पता चल गया, आपको ओमेगा भी पता चल गया, 500 है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या आ गया, ओमेगा इंटू एल, यानी कि 500 इंटू एल, एल कितना है 0.16 माइनस 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी आ जाता है ना। और सी कितना होगा, देखो 40 माइक्रोफैराड लिखा है, तो विच मीन्स 40 इंटू 10 की पावर -6, जिसको मैं 4 इंटू 10 की पावर -5 फैराड भी कह सकती हूँ। तो ये आ गया 4, ये ऊपर चला जाएगा, सो ऊपर में लिख देती हूँ 10 की पावर 5, ठीक है। ये आ गया इस पूरे का स्क्वायर प्लस आर कितना है 40, तो ये आ गया 40 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जरा हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 16 इंटू 5, है ना, यानी कि ये आ गया 80, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये कितना आएगा 10 की पावर 5 अपॉन 5 इंटू 4 20, है ना। तो ये आ गया ऊपर 100 ना, तो ये आ गया 50, ठीक है। तो ये 50 आ गया बेसिकली, तो 80 माइनस 50 ये हो जाएगा ना, अंडर रूट 80 माइनस 50 विच इज 30, तो 30 का स्क्वायर 900 प्लस 40 का स्क्वायर 1600, तो ये कितना आ गया आपके पास अंडर रूट 2500, जो कि कितना होता है 50। तो टोटल 50 ओम जो है ये आ गई है आपके पास इम्पिडेंस, ठीक है। और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट भी निकालनी है, तो देखो टोटल यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है 50 ओम है, तो मैंने कहा जो भी आपकी टोटल रेजिस्टेंस होगी ना, दैट शुड बी इक्वल टू वीआरएमएस अपॉन आईआरएमएस, या फिर आप वी नॉट और आई नॉट का भी रेशियो ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जैसे मुझे वी नॉट पता है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगी, तो ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 100 अपॉन आई नॉट, ठीक है। तो आई नॉट कितना आ गया 2 एम्पियर, पर हमें क्या चाहिए IRMS चाहिए, है ना। तो IRMS क्या हो जाएगा आई नॉट अपॉन √2, तो दिस अपॉन √2, तो ये कितना आ जाएगा √2 एम्पियर, ठीक है, यानी कि 1.414 एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A coil takes 1 ampere current and 100 watt power from an AC source of 110 volt 50 hertz. Calculate the resistance and inductance of the coil. ठीक है, एक कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो पहली बात, पावर का फॉर्मूला हमको पता है, VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, जहां पे कॉस फाई पावर फैक्टर होता है और कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है R अपॉन Z। तो ये सबका हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमको VRMS गिवन है, VRMS गिवन है कितना 110 वोल्ट, हमें IRMS गिवन है, ठीक है 1 एम्पियर, ये भी गिवन है हमको। तो ये दोनों चीजें हमें गिवन है, तो इसका रेशियो निकाल के हम Z निकाल सकते हैं ना। जो फॉर्मूला यहाँ पे लास्ट पे हमने यूज करा उसको हमने यहाँ पे पहले यूज कर लिया, तो Z यानी कि टोटल जो इंपिडेंस है सर्किट की वो मुझे पता चल जाएगी, ठीक है। तो Z कितना आ गया 110 ओम आ गया, ठीक है। अब कॉस फाई, अभी मैंने कहा जो पावर फैक्टर है वो कितना होता है R/Z होता है, तो यहां पे से Z मुझे पता है, ठीक है। कॉस फाई क्या हमको इस केस में पता है, कॉस फाई हमें अभी नहीं पता है, पर यहां पे इस वाले फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। पावर कितना है, देखो पावर है 100, VRMS कितना है 110, IRMS कितना है 1, ठीक है। तो यहां पे से मुझे कॉस फाई पता चल गया ना, कितना है देखो 10 अपॉन 11 इक्वल्स टू कॉस फाई, और कॉस फाई मैंने कहा R/Z है, तो 10/11 इक्वल्स टू R अपॉन Z हमने कहा कितना है 110, ठीक है। तो ये कितना आ गया, R मेरे पास 100 ओम आ गया, R कितना आ गया 100 ओम आ गया, ठीक है। तो मुझे R भी पता चल गया, मुझे Z भी पता चल गया। अब मुझे क्या निकालना है, हमें रेजिस्टेंस तो निकाल ली है, अब हमें इंडक्टेंस निकालनी है, यानी कि L निकालना है। तो उसके लिए जो हमारे पास टोटल इंपिडेंस का फॉर्मूला होता है वो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो Z स्क्वायर यानी कि 110 का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस विल बी 100 का स्क्वायर प्लस ये क्या होता है ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर, है ना। तो ओमेगा होगा 2 पाई f
f हमें गिवन है 2 पाई f, ठीक है, इनटू l, और यही हमको नहीं पता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सबसे पहले तो आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे से एक्सेल की वैल्यू निकाल दी ऐसे करके, ठीक है, जो कि कितनी आएगी देखो 12100 और 10000, तो ये आ गया 2100, यानी कि ये आ जाएगा 10√21, 10√21 हमारे पास आ गया एक्सएल, ठीक है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो जो अभी मैंने कहा था, 2 पाई इंटू एफ इंटू एल इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो यहां पे से आप L को कैलकुलेट कर लोगे, ये आ गया 2 इंटू 3.14 इंटू 50, ठीक है, तो ये इधर पे कैंसिल हुआ। तो इस तरीके से आप L को कैलकुलेट कर लोगे और इसका आंसर आएगा हेनरी में, तो ये आपका आंसर आना चाहिए, एक बार ये आप इसको कैलकुलेट भी कर लेना, ठीक है। और √21 हम कैसे निकालते हैं, आई होप आपको पता होगा। तो जैसे 4 स्क्वायर कितना होता है 16, है ना, तो ये हमने पुट कर दिया, 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 5 रिमेनिंग हो गया, इन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। फिर डेसिमल लेते हैं, यहाँ पे 00 लगा देते हैं, और यहाँ पे आप देखते हैं सेम नंबर, जैसे कि 8 के साथ 4 ले रहे हो तो 4 को ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये तो नहीं आ रहा है, फिर 85 चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे लिखोगे वही नंबर यहाँ पे भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो सकता है यस, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 425, ठीक है। तो फर्दर इसको सॉल्व करो, √21 की जो भी वैल्यू आएगी वो इधर पे इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 8 ही आएगा उसके बाद, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, देखो इन दोनों को ऐड करोगे, जो कि कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो यहाँ पे 90 पुट करोगे, फिर से यहाँ पे जो भी आपका रिमाइंडर होगा उसमें 2 0 और ऐड करोगे, फिर यहाँ पे अगेन जो भी नंबर आएगा वो सेम नंबर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जब कर लोगे तो आंसर हमने कहा 4.58 अराउंड आना चाहिए। तो आप क्या करोगे 4.58, ठीक है। तो 4.58 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 45.8, इतना ही एक्सेल आ रहा है। एक्सेल पता चल गया तो एल आपको इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेन कैलकुलेशन का ही पार्ट रहता है, कैलकुलेशन स्पीड ही आपको फास्ट करनी है, ठीक है। चलो, एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 100 मिली हेनरी, ठीक है। तो एल हमें गिवन है 100 मिली हेनरी, तो मिली का मतलब 10 की पावर -3 होता है, तो ये कितना आ गया 0.1 हेनरी बेसिकली हमको गिवन है, ठीक है। एंड बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एसी सोर्स, हमें आरएमएस वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट और हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 50 हर्ट्ज। इट इज फाउंड दैट द इफेक्टिव वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फेज, ठीक है। तो फाई हमको π/4 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, तो भाई वो तो गिवन है ना क्वेश्चन में, वो क्या निकालनी है, गिवन है। एंड एवरेज पावर, ठीक है। करंट जो है मुझे 1 एम्पियर का गिवन है, वीआरएमएस मुझे गिवन है, तो पावर में इजीली निकाल सकती हूँ ना। पावर क्या होती है वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस इंटू कॉस फाई, और कॉस फाई कितना है π/4, यानी कि ये है 45 डिग्री, है ना। कितना होता है √2, 1/√2, तो ये नीचे आ जाएगा। तो विच मीन्स इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5√2, ठीक है। 5√2 आना चाहिए, पावर है तो इतना वॉट हमारा आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करा दो 1.414 से, तो आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। चलिए, अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट दिस, तो VP मुझे गिवन है, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है तो NP भी मुझे गिवन है 3000, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, तो मुझे NS निकालना है और मुझे VS भी गिवन है 220 वोल्ट। तो फॉर्मूला तो आपको पता है ना, VS अपॉन VP इक्वल्स टू NS अपॉन NP होता है, एंड इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहते हैं। तो VS हमें गिवन है, VP ये भी हमको गिवन है, इक्वल्स टू NS हमको नहीं पता, NP हमको पता है जो कि है 3000। तो ये कैंसिल हुआ, 10 आ गया, ये कट गया, तो NS कितना आ गया देखो 300, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ 90% एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर। ईटा आपको पहले ही 90% दे दिया गया है, यानी कि 90/100 दे दिया गया है, ठीक है। और हमें पता है एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ठीक है। ओके, विच स्टेप्स डाउन इतना टू इतना, यानी कि मुझे VP गिवन है 220 और VS मुझे गिवन है 22। आउटपुट रेजिस्टेंस दे दी गई है, आउटपुट रेजिस्टेंस यानी कि RS मुझे गिवन है।
तो यहां से हम करंट निकाल सकते हैं ना, यहां से हम करंट निकाल सकते हैं, हमें पता है R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है। तो R मुझे देखो ये गिवन है, V भी मुझे पता है ना सेकेंडरी कॉइल का, तो मैं यहां से करंट निकाल सकती हूँ। करंट आ जाएगा 2, ये कैंसिल होगा ना, तो 1/20 बेसिकली कितना आ जाएगा, ये 1/20 एम्पियर। और ये क्या है, IS है, सेकेंडरी कॉइल का करंट हमें गिवन है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है IP, यानी कि प्राइमरी कॉइल का करंट हमको यहाँ पे निकालना है। तो ईटा मुझे गिवन है, सबसे पहले पुट कर दो। ये केस कब होता है, ये केस सिर्फ एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन नहीं था कि इसकी एफिशिएंसी अलग है, इसलिए हमने इसको यूज करा। अगर एफिशिएंसी 100% से कम गिवन है, यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं है, तो ये फॉर्मूला आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आउटपुट पावर क्या होती है हमारे पास, VS इंटू IS, और ये कितना होगा हमारे पास, ये हो जाता है इनपुट पे ना, तो VP इंटू IP, ठीक है। तो IS तो मैंने निकाल दिया ना, तो अब यहां से IP में आसानी से निकाल सकती हूँ। तो 9/10 इक्वल्स टू VS इंटू IS 1/20, ठीक है। VP इंटू IP, ये ही मेरे को चाहिए है। अब जो भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देती हूँ। तो IP कितना आ जाएगा, 1/9 इंटू 2, 1800, इतना एम्पियर हमारा आना चाहिए, ठीक है। करंट शुड बी 1/1800 एम्पियर, ठीक है। अच्छा सॉरी 1800 नहीं 180 आएगा, क्योंकि ये भी तो कटेगा अभी, है ना, ये भी तो कटेगा, तो ये कटेगा, तो करंट मेरा कितना आ गया, 1/180 एम्पियर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप, तो डेसिमल में आप यहाँ पे तक छोड़ सकते हो इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये एक आधी क्वेश्चन है, यानी कि 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारे EMW के हैं, बाकी इससे कोई न्यूमेरिकल एज सच नहीं आता है। तो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज दिस, यानी कि जो ER है वो हमको गिवन है, या फिर इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, आपको पता है, तो 9 गिवन है। और μR भी हमें गिवन है, विच इज क्लोज टू यूनिटी, यानी कि 1। व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम, तो हमें पता है मीडियम के लिए फॉर्मूला ये होता है ना, मीडियम के लिए फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और हमें पता है μR क्या होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट, एप्सिलॉन R क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे म्यू के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, और एप्सिलॉन के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। समझ में आया सभी लोगों को। और हमें ये भी पता है C क्या होता है, 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसके जगह पे मैं C पुट कर सकती हूँ ना, और C कितना होता है, तो C होता है हमारा 3 × 10⁸। अंडर रूट में क्या बचेगा, μR और एप्सिलॉन R, यानी कि ये बचेंगे, तो 9 × 1 9 हो गया, तो √9 कितना होता है, 3, है ना, तो ये कट गया। तो स्पीड कितनी आ गई, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको ऑलरेडी वन शॉट में कराए हुए हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वेवलेंथ क्या होगी अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो C इक्वल्स टू F लैम्डा लगा दो, तो लैम्डा हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये आ गया बेसिकली 30/5 × 10⁻7 - 14 कर दो, तो ये आ गया 6 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 6000 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जिसने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के न्यूमेरिकल कर लिए हैं उसको ये लिखने की आदत हो गई होगी, ठीक है। और अगर नहीं करे हैं, आगे सेकंड वाले जो हमारी बुक है, सेकंड जो पार्ट है, उसके न्यूमेरिकल्स का आपको वन शॉट चाहिए है, तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर ये पूरी PDF चाहिए है जिसमें सारे सोल्यूशन हमने लिखी दिए हैं, ठीक है, तो अगर ये PDF चाहिए है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और PDF टेलीग्राम पे ही मैं अपलोड करूंगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नेम है स्टडी वेयर हाउस 2.0, ठीक है। तो दैट इज इट यार। इसके अलावा कुछ भी वीडियो चाहिए है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हम लोग मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, तब तक अच्छे तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम, और फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए भी यार ऑल द बेस्ट, क्योंकि जो भी PE के बच्चे हैं उनका पहला एग्जाम वही है, तो अच्छे तरीके से करना, क्योंकि पहला एग्जाम अच्छा चला गया ना तो आगे कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।